नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी पाटिल आप लोगों के लिए एक नया वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत जो है वो हम लोग निबंधों की विशेषताएं और उसके विकास क्रम को लेकर थोड़ी सी एक 15-20 मिनट की हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा, निबंधों की विशेषताओं में कुल मिलाकर 5 विशेषताएं निबंधों की प्रमुख रूप से स्वीकार की गई हैं, जिनमें सबसे पहली विशेषता है भाषा का वैविध्य, दूसरी विशेषता है आकार की सीमा, तीसरी विशेषता है व्यक्तित्व की प्रधानता, चौथी विशेषता है प्रतिभा और पांचवी विशेषता है भाषा शैली। तो हमारे मन में एक प्रश्न आना बहुत स्वाभाविक है कि भाई ये जो स्वच्छंदता है, सौष्ठवता है, सजीवता है, निजीपन है, तो क्या ये निबंधों की विशेषताएं नहीं हैं? निसंदेह ये निबंधों की विशेषताएं हैं, किंतु वह निबंधों के जो गुण हैं वो ये उनकी विशेषताओं के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिएगा, निबंधों की सबसे पहली जो विशेषता है विषय वैविध्य। तो निबंध ये जो विषय है, दुनिया के किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। बहुत सामान्य विषय से लेकर अत्यंत गंभीर, चिंतन परक, वैचारिक, संवेदनशील विषयों पर निबंध लिखे गए हैं और आगे भी लिखे जाएंगे। तो क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि निबंधकार के लिए निबंध का विषय एक निमित्त मात्र है। वो इस निमित्त के द्वारा जो है वो आत्मा को प्रकट करता है। इसीलिए निबंधकार के लिए विषय का महत्व नहीं है, विषय उसके लिए निमित्त मात्र है, जिसके माध्यम से वह अपनी भावनाएं, विचार, अनुभूति, कल्पनाएं जो है वो सतत रूप से प्रकट करता है। ठीक है, तो विषयों में हम लोग ये देख सकते हैं कि कई प्रकार के विषय जो है वो हम लोगों को देखने को आते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई भट्ट जी ने जो है वो मेला ठेला ये वर्णन प्रधान निबंध लिखा। ठीक है, शुक्ल जी ने चिंतामणि ये वैचारिक कोटि का निबंध लिखा है। थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई शरद जोशी जी ने जो है वो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे ये व्यंग्यात्मक निबंध लिखा है। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर जो है सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक कई विषयों को लेकर जो है वो निबंध लिखे जा सकते हैं। निबंधों की दूसरी विशेषता है आकार की सीमा। आप लोगों ने देखा होगा कि इन दिनों में मासिक या त्रैमासिक पत्रिकाओं में जो है वो कविता या फिर निबंध या फिर कहानी लिखने का जो प्रचलन है ये काफ़ी मात्रा में विकसित हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप में आकार की लघुता को लेकर ये विधाएं चलती हैं, क्योंकि एक सीमा से अधिक जब विधा का विस्तार होने लगता है तब वह प्रबंध कहलाई जाती है, वह निबंध नहीं कहलाई जाती। अर्थात हडसन और मरे ने जिस बात की यहाँ पर पुष्टि दी थी अपनी परिभाषा में कि निबंध जो है वो अल्प शब्दों में अधिक कथन है। ठीक है, और इसी परिभाषा को लेकर जो है वो निबंध अपने आप की लघुता, इस विशेषता को बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, निबंध को लेकर जो है हमने और आपने जो है वो कई बार जो है विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया होगा और हमने उनके लिए एक शब्द मर्यादा निर्धारित की होगी कि भाई 1500 शब्दों में ही निबंध लिखिए, 2000 शब्दों में ही निबंध लिखिए। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए ऐसा कोई खास नियम नहीं है इसके लिए कि निबंधों का आकार इतना ही हो या इससे ज़्यादा कम ना हो, इससे ज़्यादा ना हो, लेकिन एक सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि निबंध जो है ये लघु इकाई है। ठीक है, ये बृहत इकाई नहीं है। हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई शंकर पुन तांबेकर जी ने पराजय की जुगली ये निबंध लिखा और ये केवल 1.5 पृष्ठों का निबंध है। वहीं पर हम लोगों को महादेवी वर्मा का शिक्षा का उद्देश्य ये निबंध देखने को मिलता है, जो कि 5-6 पृष्ठों तक चलता है। या फिर शुक्ल जी का भय ये जो निबंध है ये 5-6 पृष्ठों तक चलता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि भाई निबंध जो है ये 1 पृष्ठों का ही क्यों है या फिर ये 10-12 पृष्ठों का ही क्यों है। ठीक है, लेकिन एक मोटे रूप से ये कह सकते हैं कि निबंध जो है ये अपने आप में लघुत्तम इकाई के रूप में इसकी विशेषता को स्वीकार किया गया है। निबंधों की तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है व्यक्तित्व की प्रधानता। देखिएगा, निबंध
इस एक तत्व के आधार पर ही अन्य विधाओं से अलग होता है। ठीक है, निबंधों में निबंधकार का अपना निजी व्यक्तित्व, उसकी अपनी निजी विशेषता, उसका अहम, ये प्रखर मात्रा में जो है वो झलकता है। इसीलिए निबंध जो है ये अन्य विधाओं के मुकाबले ये अलग माने गए हैं। निबंधों में निबंधकार अपनी आत्मा को पाठकों की आत्मा के समीप ले जाता है। ठीक है, एक प्रकार से निबंधकार और पाठक दोनों के बीच में जो है वो एक आत्मीय संबंध यहाँ पर प्रकट होता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि निबंध ये एक प्रकार से स्वगत कथन है। निबंधकार जो है वो अपने स्वगत कथन द्वारा जो है अपने अनुभवों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जो है वो पाठकों के सम्मुख रखता है। इसीलिए निबंधों में व्यक्तित्व की प्रधानता होना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक माना गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्वों में से एक तत्व निबंधों का माना गया है। निबंधों का चौथा तत्व आता है प्रतिभा। देखिएगा, कला का किसी भी प्रकार का कोई क्षेत्र रहने दीजिए, वो चाहे संगीत का हो, वो चाहे मूर्ति कला हो, वो चाहे साहित्य सृजन हो, उसमें प्रतिभा का होना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रतिभा के बल पर ही साहित्यकार जो है वो अपने साहित्य को न्याय देता है। भामह ने इस प्रकार से कहा है कि प्रभो प्रतिभा दर्पण प्रतिबिंबित मातमणम यत्र पश्यन्ति भारती। या इसी विषय को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और कहते हैं कि नवोत्शालिनी ही प्रतिभा, नए से नए का निर्माण करने वाली जो है वो प्रतिभा होती है। और बिना प्रतिभा के निबंधकार अपने विषय को, अपने विचारों को न्याय नहीं दे पाता। अब देखिएगा, अंग्रेजी निबंधकार क्रेब का इस प्रकार से कहना है कि निबंध ये विधा जो है वो प्रतिभाहीन लोगों का काम है। और उसी बात को व्यूअर ने आगे बढ़ाते हुए कहा था कि निबंधों में प्रतिभा नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, इसीलिए निबंधों में कई बार अनावश्यक निबंधों के नाम पर कुछ भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं जब गढ़ी जाती है तो कई बार हम लोगों को ये देखने में आता है कि निसंदेह उस निबंधों में निबंधकार की अपनी प्रतिभा की ज़रूर कमी रही होगी। ठीक है, तो इसीलिए निबंधों में प्रतिभा इस तत्व का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्रतिभा के बल पर ही निबंधकार अपने निबंध को आकर्षक, प्रभावी और चमत्कारपूर्ण ये बनाता रहता है। ठीक है, तो ये प्रतिभा, ये तत्व जो है निबंधों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। निबंधों में अंतिम तत्व आता है भाषा शैली। अब देखिएगा कि मान लीजिएगा कि हमें कोई एक गुलदस्ता बनाना है और हम बगीचे में जाते हैं और वहाँ पर हम लोगों को कई प्रकार के फूल और कई प्रकार के पुष्प, कई प्रकार की लताएं, कई प्रकार के पत्ते हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम सारे के सारे पुष्प चुनते हैं क्या? जी नहीं, हम उसमें से कुछ चुनिंदा पुष्प चुनते हैं और कुछ चुनिंदा पत्ते चुनते हैं और उसके द्वारा जो है हम हमारे गुलदस्ते को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। ठीक है, निबंधों में भी हमें यही करना है। कुछ विशेष शब्दों का चयन निबंध इस विधा में किया जाता है। ठीक है, विशेष प्रकार की शब्द संरचना निबंधों के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, इसीलिए निबंधों की भाषा ये साहित्य की अन्य विधा के मुकाबले जो है ये थोड़ी सी अलग मानी गई है। निबंधों की भाषा में जो है वो लालित्य, सौंदर्य ये ज़्यादा होता है। निबंधकार जो है वो कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, काव्य पंक्तियाँ, किसी महान व्यक्ति का कथन, किसी का संदर्भ, किसी का उद्धरण जो है उनका प्रयोग वो सतत करता है। कथाओं का वो प्रयोग करता है, काव्य पंक्तियों का वो प्रयोग करता है, अपने जीवन के निजी अनुभवों को उस शैली के माध्यम से प्रकट करता है। ठीक है, तो निबंधों में जो है भाषा शैली का एक बहुत महत्व रहा है। साहित्य की अन्य विधाओं में आकर्षण का केंद्र बिंदु जो है वो कथानक है। मतलब उपन्यास लीजिए, नाटक लीजिए, इनमें इनके आकर्षण का केंद्र बिंदु जो है वो कथानक होता है। लेकिन निबंधों में उनका आकर्षण केंद्र बिंदु जो है वो भाषा शैली होती है। इसीलिए निबंधकार को अपनी भाषा शैली का प्रयोग जो है वो बहुत सहज, सरल, सुबोध, प्रवाहमयी
किस्म का होना चाहिए। अलग अलग प्रकार के शैलीगत प्रयोग जो है वो निबंधकार करता रहता है। विचारात्मक है, भावनात्मक है, व्यंजनात्मक है, ललित है, हास्य व्यंग्य है, समीक्षात्मक है या फिर गवेषणात्मक है। ऐसी कई प्रकार की शैलियों का प्रयोग जो है वो निबंधकार अपने निबंधों में करता रहता है। तो निबंधों के ये 5 तत्व, ये 5 विशेषताएं जो है वो निबंधों की दृष्टि से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई हैं, जिनमें विषय वैविध्य, आकार की सीमा, व्यक्तित्व की प्रधानता, प्रतिभा और भाषा शैली, ये 5 तत्व हैं। अब देखिएगा, निबंध के विकास क्रम को लेकर जब हम लोग बात करते हैं ना, तो निबंधों के विकास क्रम में हमें देखने में आता है कि 15वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लिए भाषा निबंध इस शब्द का प्रयोग किया था। तो हमें देखने में आता है कि निबंध ये जो शब्द है ये 15वीं शताब्दी से ही हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, थोड़ा सा हम और आगे आते हैं, हम देखते हैं कि भी 1670 के दरमियान जो है वो हमें देखने में आता है कि जैन जो है, ठीक है, बनारसी दास जैन, जिन्होंने जो है वो 2 निबंध लिखे हैं। एक उनका परामर्श विरेचन जो 7 पृष्ठों का निबंध है, दूसरा उपादान निमित्त की चिट्ठी जो 9 पृष्ठों का है। ठीक है, 1670 के दरमियान लिखे गए ये निबंध है। ये दौर शाहजहाँ का दौर था और उस दौर में बनारसी दास जैन की शैली पर या भाषा पर जो है वो ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि हिंदी निबंधों के सबसे पहले निबंधकार अगर कौन है तो वो निसंदेह बनारसी दास जैन हैं। ठीक है, तो लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास जिन इतिहासकारों ने लिखा, उन्होंने हिंदी निबंध विधा को 4 कालखंडों में विभाजित किया है सुविधा के लिए। ठीक है, उसमें से सबसे पहला कालखंड आता है भारतेंदु काल, जो कि 1850 से लेकर जो है वो 1900 तक चलता है। 1850-55 से 1900 तक चलता है। उसके बाद जो है द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 तक चलता है। उसके बाद शुक्ल युग 1920 से लेकर 1940-45 तक चलता है। और उसके बाद है शुक्लोत्तर युग 1945 से लेकर अब तक। तो आपको ये देखने में आएगा कि भारतेंदु युग जो है वो जो 1850 से या 55 से जो है वो 1900 तक चला है, मतलब ये करीब करीब 50-55 सालों का कालखंड रहा है। और उसके बाद जो है द्विवेदी युग ये केवल 20 वर्षों का, शुक्ल युग ये 20-22 वर्षों का, और फिर उसके बाद शुक्लोत्तर युग जो है वो काफ़ी बृहत रहा है। ठीक है, ये भी 60-70 वर्षों से शुक्लोत्तर युग चला आ रहा है। तो हम लोगों को देखने में मिलता है कि भारतेंदु युग और शुक्लोत्तर युग ये निबंधों की दृष्टि से ये काफ़ी बृहत किस्म के ये काल रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, भारतीय हिंदी निबंध विधा का आरंभ जो है वो भारतेंदु युग से होता है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र का आविर्भाव जब हुआ था तब भारतवर्ष की स्थिति या भारतवर्ष ये मध्ययुगीन पौराणिक जीवन जी रहा था। ये वो दौर था जहाँ पे नवीन शिक्षण या विज्ञान में नए नए आविष्कार हो रहे थे, और उसी के चलते जो है इस युग को नवयुग भी कहा गया। इस युग में नए लेखकों, नए कवियों के चिंतन का भी एक युग रहा है ये। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके दौर के जितने भी आप लेखक और कवि देखेंगे, इनमें एक बहुत अलग प्रकार की जिंदादिली हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ही क्यों? ठीक है, भारतेंदु युग से ही इस विधा की शुरुआत क्यों मानी जाए? ठीक है, वो इसलिए क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो स्वयं ने निबंध लिखे ही लिखे, वो तो अग्रदूत माने जाते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने अपने समकालीन अन्य निबंधकारों को भी निबंध लिखने के लिए प्रेरित किया, जिनमें जो है वो राधाचरण गोस्वामी आते हैं। और राधाचरण गोस्वामी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था कि मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के कारण ही निबंध विधा को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, शैली की दृष्टि से और विषय की दृष्टि से भी।
तो हम लोगों को देखने में आता है कि भारतेंदु कालीन निबंधों में जो है वो विचारात्मक निबंधों का बोलबाला रहा। साथ में इस काल के निबंधों में हम लोगों को पर्व, त्योहार, ऋतु, मित्रता ऐसे विषयों के साथ साथ जो है वो सामाजिक, राजनीतिक, कर्मकांडवादी विषयों का विरोध करते हुए या फिर जागरूकता लाने वाले निबंधों को लेकर भी इस काल में लिखा गया है। ऐसे विषयों को लेकर जो है इस काल में लिखा गया है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब हम लोग बात करते हैं तो इनका दौर जो है वो 1850 से लेकर 1885 का था। इन 30-35 वर्षों के कालखंड में जो है वो भारतेंदु ने विचारात्मक और मनोरंजनात्मक किस्म के भी निबंध लिखे हैं, जिनमें हम लोग देखते हैं उनका खुशी नाम का जो निबंध है जिस पर अरबी फारसी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, या फिर उनका संगीत सार जो निबंध है उसमें तत्सम शब्दों का हम लोगों को ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। या फिर हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं, भारतेंदु ने मनोरंजनात्मक निबंध भी लिखने का प्रयास किया है। उसमें जो है उन्होंने स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये मनोरंजनात्मक निबंध लिखा है। साथ ही में उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग इस निबंध में उन्होंने किया हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो भारतेंदु की भाषा पर जो है वो निसंदेह अपभ्रंश का ये प्रभाव देखने को तो मिलता ही है, लेकिन व्याकरणिक दोष होने के बावजूद भी विषयों का बाहुल्य, विषय की वैविध्यता भारतेंदु ने काफ़ी बहुत सलीके से संभाली थी। और उसी के चलते जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस प्रकार की टिप्पणी की है कि भारतेंदु के निबंध ये उनके नाटक और उनकी कविताओं की तुलना में ये ज़्यादा सफल रहे हैं, भाषा की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से और शैली की दृष्टि से। हम लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट जो इस काल के प्रमुख निबंधकारों में माने जाते हैं, लेकिन बालकृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु के समकालीन नहीं है। मतलब देखिएगा, भारतेंदु का कालखंड 1885 पे समाप्त होता है और वहीं पर बालकृष्ण भट्ट जी का 1885 से लेकर 1925 तक का कालखंड माना जाता है। मतलब भारतेंदु जहाँ पे समाप्त होते हैं, बालकृष्ण भट्ट वहाँ से शुरू होते हैं। बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में एक आत्मपरकता देखने को मिलती है। मतलब डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस प्रकार की टिप्पणी की है कि अंग्रेज़ी निबंधों में जिस प्रकार से माउंटेन का नाम रहा है, उसी प्रकार से हिंदी निबंधों में जो है वो भट्ट जी का नाम रहा है। भावात्मक किस्म के निबंध भट्ट जी ने लिखे हैं, आत्मपरक निबंध लिखे हैं, चिंतन प्रधान निबंध लिखे हैं। भट्ट जी ने जो है वो कुल मिलाकर 1000 से अधिक निबंध लिखे हैं, जिसमें से उनके विशेष लोकप्रिय जो निबंध रहे हैं 100-150 निबंध जो उनकी भट्ट निबंधावली में संग्रहित किए गए हैं। भट्ट जी ने आँख, नाक, दांत, क्रोध ऐसे सामान्य विषयों से लेकर जो है वो कई प्रकार के निबंध उन्होंने लिखे हैं। उनके निबंधों में तत्सम शब्दों का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने तद्भव शब्दों की बजाय जो है वो अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया है। बालकृष्ण भट्ट के बाद जो है वो प्रताप नारायण मिश्र आते हैं। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु के समकालीन माने जा सकते हैं, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र जी का जो कालखंड है वो 1855 से लेकर 1894 रहा है। प्रताप नारायण मिश्र जी जो है उनके निबंध, उन्होंने कुल मिलाकर 200 के करीब निबंध लिखे हैं। और प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंध जो है वो लोकप्रियता की दृष्टि से भारतेंदु और भट्ट जी की तुलना में मिश्र जी के निबंध ये बाजी मार के जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि मिश्र जी ने शैलीगत प्रयोग भी काफ़ी किए हैं। मिश्र जी के निबंधों में हम लोगों को दांत, कान, भौवे, नाक, इनके साथ साथ ट, प ऐसे विषयों पर भी उनके निबंध लिखे हैं। ठीक है, भट्ट जी ने अपने निबंधों की शैली में जो है वो वक्रात्मक शैली या फिर व्यंजनात्मक शैली का प्रयोग किया है, जिसके चलते जो है उनके निबंधों में उद्धरणों, कहावतों, मुहावरों का जो प्रयोग का बाहुल्य देखने को मिलता है, जिसके चलते जो है वो प्रताप नारायण मिश्र जी के निबंधों को ये ज़्यादा लोकप्रियता मिली है। देखिएगा आगे जो है वो प्रेम खंड हम लोगों को देखने को मिलते हैं।
प्रेमघंट के निबंधों में कादम्बरी है, समय है, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली है, ये उनके कुछ विशेष निबंध माने गए हैं। भारतेंदु काल के निबंधकारों में ये 4 निबंधकार ये विशेष रहे हैं: भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और प्रेमघंट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ अन्य निबंधकार थे जिन्होंने छुटपुट मात्राओं में जो है वो निबंध विधा को विकसित करने का काम किया, जिनमें अंबिका दत्त व्यास है, जिनमें तोताराम है, जिनमें काशीनाथ खत्री आते हैं। ऐसे कई निबंधकार हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, ऐसे कई निबंधकार हैं जिन्होंने निबंध विधा को आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ पर भारतेंदु काल को लेकर हम लोग ये कह सकते हैं कि भारतेंदु काल में भारतेंदुकालीन निबंधकारों ने निबंधों की विशेषताएं या उसके तत्वों का ये उतना ज़्यादा पालन नहीं किया, या फिर इनकी भाषा में भी उस प्रकार की तर्क संगतता नहीं थी। व्याकरण सम्मत किस्म के इनके निबंध नहीं रहे, लेकिन फिर भी इनके निबंधों में विषयों का बाहुल्य और विचारात्मक निबंध या फिर भावात्मक निबंधों की एक बहुत अच्छी शुरुआत इस दौर में हो गई थी। अब देखिएगा, आगे का दौर है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920 तक का, ये 20 वर्षों का ये कालखंड माना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जिसके संपादक रहे, सरस्वती पत्रिका, जिसका प्रकाशन जो है वो 19वीं शताब्दी में हो गया था, और उसके साथ साथ नागरी प्रचारणी इस पत्रिका का भी उदय हो चुका था। और इस काल के जितने भी लेखक, जितने भी कवि थे, वो सभी इन पत्र पत्रिकाओं के द्वारा ही अपने लेख, अपनी कविताएं, अपने निबंध जो है वो प्रकाशित करते थे। अब देखिएगा, इस काल के निबंधों में भी आपको विषयों का वैविध्य देखने को मिलेगा। इस काल के निबंधों में विश्व प्रेम, देश प्रेम, संस्कृति के प्रति मोह, अतीत का गौरवगान, या फिर सुधारवादी एक प्रकार की आवाज़, ये इस काल के निबंधों के विषय रहे हैं। और साथ ही में इस काल में भाषा विज्ञान, साहित्य, चरित्र प्रधान ऐसे विषयों को लेकर भी जो है वो द्विवेदी युग में ज़्यादा लिखा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को लेकर हम लोग जब बात करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में हमको देखने को मिलता है कविता है, कवि कर्तव्य है, कवि और कविता है, उपन्यास है, नाटक है, या फिर कवियों का उर्मिला के प्रति उदासीनता है। ऐसे कुछ विषय जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के बहुत महत्वपूर्ण निबंध माने जा सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी पर जो है वो पाश्चात्य निबंधकार बेकन का ज़्यादा प्रभाव रहा है, और बेकन जो है वो इस प्रकार की पुष्टि देते हैं कि जिन विधाओं में गंभीर विचारों का प्रकटन होता है उसे निबंध कहा जाए, जिसके चलते जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में हम लोगों को एक वैचारिकता, एक बहुत गंभीरता, बहुत गहराई हम लोगों को देखने को मिलती है। देखिएगा, द्विवेदी युग को जो है वो सुधारवादी युग कहा गया है। ठीक है, सुधारवादी युग इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में जो है वो भाषा को मांझने का काम, भाषा को सुधारने का काम, उसको तर्क संगत, उसको व्याकरण संगत, उसको संस्कारित करने का काम, उसको और भी अधिक विनयशील बनाने का काम किया गया है। और इसका समग्र श्रेय जो है इस भाषिक आंदोलन को छेड़ने का काम जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है, जिसके चलते जो है उन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो, सरदार पूर्ण सिंह हो, इन सभी लोगों को लेकर जो है उन्होंने भाषा को लेकर जो है एक बहुत अच्छा प्रयोग इस काल में किया है, जिसके चलते जो है वो इनकी भाषा जो है वो काफ़ी सुधारित किस्म की देखने को मिलती है। व्याकरणिक दृष्टि से इनकी भाषा काफ़ी शुद्ध देखने को मिलती है, काफ़ी संस्कारित देखने को मिलती है। एक प्रकार की विनयशीलता इनकी भाषा में हम लोगों को देखने को मिलती है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है वो कछुआ धर्म, ये निबंध काफ़ी विशेष माना गया, काफ़ी लोकप्रिय माना गया है। उसके बाद जो है वो पद्म सिंह का मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, ये निबंध भी जो है ये काफ़ी विशेष माना गया है। उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त जी का निबंध जो है ये काफ़ी लोकप्रिय किस्म का निबंध इस दौर का रहा है।
कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस दौर में, द्विवेदी युग में, चिंतन परक निबंधों को ज़्यादा जोर देकर लिखा गया बजाय भावनात्मक और कल्पना प्रधान निबंधों के, जिसके चलते जो है वो निबंधों में काफ़ी गहराई आ गई है। काफ़ी गहराई से इस काल के निबंध लिखे गए हैं। भाषा की दृष्टि से जो है इस काल के निबंध काफ़ी परिनिष्ठित, काफ़ी परिमार्जित किस्म के निबंध माने जाते हैं। आगे जो है देखिएगा शुक्ल काल है, 1920 से लेकर 1942 तक का, इन 22-23 वर्षों का काल जो है वो शुक्ल काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए इस काल को शुक्ल काल माना गया है। शुक्ल काल को हिंदी निबंधों का समृद्ध काल माना गया है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस काल में निबंधकारों ने जो है वो विषय की गंभीरता, विवेचन की मौलिकता, विश्लेषण की मार्मिकता और शैली की प्रौढ़ता, इन 4 तत्वों का पालन बखूबी किया है। इस काल के निबंधकारों ने निबंधों के जितने तत्व, जो मैंने अभी तत्व बताया है, विषय को लेकर, प्रतिभा को लेकर, व्यक्तित्व की प्रधानता को लेकर, या फिर भाषा शैली को लेकर, उसके आकार को लेकर, इन सभी तत्वों का इतनी बखूबी से, इतनी सुंदरता के साथ इस काल के निबंधकारों ने इसका पालन किया है, जिसके चलते शुक्ल युग जो है वो निबंधों की दृष्टि से ये समृद्धि का कालखंड माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका चिंतामणि यह निबंध संग्रह जो है वो काफ़ी बहुचर्चित रहा, और डॉक्टर विजय शंकर मल्ल इस प्रकार की टिप्पणी देते हैं कि शुक्ल जी के जो निबंध है, जिनमें श्रद्धा और भक्ति, करुणा या फिर चिंतामणि, इन निबंधों में एक प्रकार की तन्मयता देखने को मिलती है शुक्ल जी की, जिसके चलते जो है वो उन्होंने छुटपुट मात्रा में जो है वो व्यंग्य भी किया है, और एक प्रकार की विश्लेषण और भावात्मकता जो है, मनोविकारों को किस प्रकार से उद्घाटित किया जाता है, उसके सबसे सुंदर प्रतीक अगर कोई है तो वो महावीर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध माने जा सकते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस बात को कहा है, इस बात की टिप्पणी दी है कि विचारात्मक निबंधों की सबसे पहली पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि यह निबंध संग्रह रखा जा सकता है। ठीक है, तो इस काल के निबंधों में इस काल के निबंधकारों ने प्रत्येक शब्द को बहुत गंभीरता के साथ मांझने का, उसको तराशने का, उसको संवारने का काम किया है। इस काल के निबंधकारों में हम लोग देखते हैं रघुवीर सिंह हैं, माखनलाल चतुर्वेदी है, जिनका साहित्य देवता ये निबंध काफ़ी बहुचर्चित रहा। जयशंकर प्रसाद जी का काव्य कला है, महादेवी वर्मा का श्रृंखला की कड़िया है, या प्रेमचंद के कुछ निबंध जो है ये काफ़ी मजबूत किस्म के निबंधकार और काफ़ी मजबूत किस्म के लेखक, रचनाकार जो है वो इस काल में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इस काल के निबंधों की भाषा जो है ये काफ़ी प्रगत और काफ़ी प्रयोग इसमें हुए हैं, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसके चलते जो है वो इस काल के निबंध जो है वो काफ़ी पांडित्य से युक्त लगते हैं, लेकिन प्रत्येक विचार को इतने बखूबी पिरोया गया है, जिसके चलते जो है इस काल के निबंध जो है वो बहुत विशेष माने गए हैं। व्याकरणिक दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, वक्रात्मक शैली या फिर भावाभिव्यंजनात्मक शैली, विचारात्मक शैली, भावात्मक शैली, ऐसी कई प्रकार की शैलियों का प्रयोग जो है वो शुक्ल युग में हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे जाने के बाद जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है शुक्लोत्तर काल। 1945 के बाद जो है वो 1945 से लेकर अब तक पिछले 60-70 वर्षों का ये कालखंड रहा है। इस दौर में हम लोगों को देश को आज़ादी मिली थी, और जिसके चलते जो है वो इस काल के निबंधकारों ने सामाजिक विषयों को उतना महत्व नहीं दिया। हालांकि वैचारिक निबंध लिखे गए, लेकिन वैचारिक निबंधों के साथ साथ भावात्मक निबंध भी लिखे गए, लेकिन इस काल में व्यक्तिपरक निबंध ये ज़्यादा लिखे गए। इस काल के निबंध में आप लोगों को देखने को मिलेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, उसके बाद जो है अजय है, जैनेन्द्र है, कुबेरनाथ राय है, विद्यानिवास मिश्र है,
ऐसे कई निबंधकार जो है वो शुक्लोत्तर काल में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इस काल में हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान निबंधकार हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिन्होंने अशोक के फूल, कुटेज, विचार और वितर्क, ये काफ़ी लोकप्रिय उनके निबंध माने गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को लेकर बाबू गुलाब राय जी ने इस प्रकार की टिप्पणी दी थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध ये भावात्मक, व्यक्तिपरक, किंतु सांस्कृतिक और अतीत के गौरवगान करने वाले निबंधों की श्रेणी में ये सबसे पहले निबंध रखे जा सकते हैं। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो है वो व्यक्तिपरक निबंध लिखे हैं। विद्यानिवास मिश्र जी ने भी व्यक्तिपरक निबंध लिखे हैं। जैनेन्द्र जी ने जो है वो मनोविश्लेषणात्मक निबंधों को ज़्यादा लिखा है। अजय जी के निबंध यहाँ पर देखने को मिलते हैं। समय है, त्रिशंकु है, या फिर जोगी लेखी है, ऐसे कुछ निबंध जो है वो अजय जी ने लिखे हैं। कुबेरनाथ राय के निबंधों में सांस्कृतिक तत्व जो है वो हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुबेर की धनी धरती पर मौत की फसल जो है ये उनके सबसे उम्दा निबंधों में से एक माना जा सकता है। तो ये जो है निबंधों के विकास को लेकर जो है हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पर बात रखी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।